बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है बीए सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिन्होंने गृह विज्ञान अर्थात होम साइंस लिया उनके लिए खास करके बहुत ज़्यादा अच्छा वीडियो होने वाला है और बहुत जानकारी आपको देने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से रहेगी। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से मैं लगातार मॉडल पेपर और आपके जो है कोर्स से संबंधित जो वीडियो होती है उसको देता रहता हूँ। तो आप फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास अपने, और सभी को बुला लीजिए कि सेकंड सेमेस्टर यानी कि बीए फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर है उसकी जो परीक्षा होने वाली है उसके दृष्टि से आपका ये मॉडल पेपर आपके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होने जा रहा है। सभी को अवगत करवा दीजिए। आइए हम प्रारंभ करते हैं कक्षा को बिना समय गंवाए हुए। लिखित मॉडल पेपर होगा ये 2022 की परीक्षा की दृष्टि से, अर्थात ऐसे यूनिवर्सिटीज़ जो कि लिखित टाइप के जो है प्रश्न पूछेंगे, यानी कि जैसे अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न हो गए, लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न हो गए और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न हो गए। तो इन प्रकार के प्रश्नों को आपको कैसे करना है, कैसे आपको उसके उत्तर को लिखना है, इसके बारे में मैं खास करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो आपको जो है कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से शुक्ला स्टडी पॉइंट अगर ज्वाइन किए हैं तो कोई भी सब्जेक्ट आपका होगा, हर सब्जेक्ट का लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के मॉडल पेपर आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। ये शुक्ला स्टडी पॉइंट का उत्तरदायित्व है और कर्तव्य है, और मैं अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्य पर 100% आपको देता हूँ। बस आप लोगों का 100% मुझे चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए हम प्रारंभ करते हैं कक्षा को बिना समय गवाए हुए। बीए सेकंड सेमेस्टर गृह विज्ञान यानी होम साइंस का पेपर 1 पेपर 2 दोनों को समाहित करने का प्रयास। अच्छा, कुछ विश्वविद्यालय में पेपर 1 पेपर 2 का लफड़ा है, बाकी अधिकतर विश्वविद्यालय ऐसे जो कि एक ही पेपर करवा रहे हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अगर आपके जो एडमिट कार्ड अगर किसी का नहीं, जैसे कानपुर विश्वविद्यालय का जो है वो पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और उसके जो है वो भी आ चुकी है। ओके, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप देखें सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु की भी एक प्रकार से नोटिस आ चुकी है। उसमें 3 घंटे दिखा रहा है कि पेपर 3 घंटे का होगा। अगर पेपर 3 घंटे का होगा तो आप मान करके चलो कि आपकी परीक्षा लिखित होगी। अगर 1.5 घंटे का या जो है 2 घंटे का पेपर होगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि चलते हैं, जैसे नोटिस आती मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा। चलें, प्रश्न क्या देखेंगे। देखिए यहाँ पर बीए प्रथम सेमेस्टर, प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर, यहाँ पर देखें बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर गृह विज्ञान यानी होम साइंस, और पेपर का नाम आपके है वस्त्र विज्ञान व परिधान का परिचय। वस्त्र विज्ञान यानी वस्त्र बनाने का जो विज्ञान या वस्त्रों को समझने का जो विज्ञान होता है उसको वस्त्र विज्ञान कहते हैं। वैसे जिस विषय के अंतर्गत वस्त्रों का निर्माण करने वाले प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशों का वस्त्र निर्माण की समस्त विधियों का, वस्त्र की पारिस्कृति तथा परिसज्जा का, वस्त्रों के रख रखाव एवं संग्रह का, तथा वस्त्रों की जो उचित प्रकार से धुलाई वगैरह होती है उसका व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसी विषय वस्तु को हम क्या बोलते हैं, उसी विषय वस्तु को हम वस्त्र विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिएगा इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ पर आप देखेंगे ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो ये अंग्रेजी में है इसी का, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे हम बढ़ते हैं और इन मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपका पेपर जो होगा वो 3 खंडों में बटा होगा जनरली। पेपर जो है खंड आ, खंड बा और खंड सा। अच्छा, खंड आ से अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, खंड बा से लघु उत्तरीय और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले खंड आ के प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। यानी खंड आ के जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर को आपको 50 शब्दों में लिखना पड़ेगा। एक प्रश्न का उत्तर सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। खंड आ के अति लघु उत्तरीय जो यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर जो होते हैं टाइप क्वेश्चन, उनके बारे में देखिए। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, पहला प्रश्न है कि फिलामेंट एवं फाइब्रिन बताइए कि फिलामेंट क्या होता है, फाइब्रिन क्या होता है। सबसे पहले हम फिलामेंट के बारे में समझेंगे। फिलामेंट की परिभाषा जो है हम लोग अलग अलग प्रकार से दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं फिलामेंट की परिभाषा आपको बता रहा हूँ। फिलामेंट जो होता है एक प्रकार से आधारीय दृष्टिगत और सूक्ष्म इकाई होती है, बहुत छोटी सी। और इसके अलावा इसमें इससे क्या होता है, वस्त्र निर्माण हेतु आवश्यक गुण इसमें होते हैं, और जिसे वस्त्र निर्माण में कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है उसको हम फिलामेंट कहते हैं। इसके अलावा फाइब्रिन की अगर बात की जाए तो फाइब्रिन जो होता है वो रेशम के कीड़े के द्वारा रेशम के निर्माण में फिलामेंट के कीड़े के आसपास अंग्रेजी के 8 आकार जो होता है अंग्रेजी का, उसी के आकार में लपेटता है, और फिलामेंट दोहरे धागे के रूप में होता है
जिन्हें जो दोहरे धागे का फिलामेंट होता है उसी को हम फाइब्रिन कहते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये एक प्रकार से कुछ बातें थी जो कि मैंने आपको बता दी। ओके, तो यहाँ पर क्या फिलामेंट क्या है? फिलामेंट जो है वह आधारीय दृष्टिगत और सूक्ष्म इकाई होती है जिसमें कि वस्त्र निर्माण हेतु आवश्यक गुण होते हैं। वस्त्र बनाने के जो आवश्यक गुण होते हैं वह फिलामेंट में पाए जाते हैं। एक ऐसी छोटी इकाई जिसमें वस्त्र बनाने के आवश्यक गुण पाए जाते हैं और जिसे वस्त्र निर्माण में कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वस्त्र बनाने में, अगर वस्त्र बनाना तो कच्ची सामग्री के रूप में फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है, तो वही होता है। ओके, वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र की बात की तो वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत आप देखेंगे रेशों का प्रकार देखते हैं, हम विशेषताओं को देखते हैं, रेशों का उत्पादन का अध्ययन कैसे होता है इसके बारे में जानते हैं। वस्त्र निर्माण की विभिन्न सारी विधियों को जानते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। वस्त्रों की बनावट एवं परिसज्जा का अध्ययन करते हैं। वस्त्रों के चुनाव, संग्रह और रख रखाव का अध्ययन करते हैं। धुलाई कला का अध्ययन करते हैं। तो इन सभी चीज़ का हम अध्ययन करते हैं वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत। ओके, आगे बढ़ते हैं और इन मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि ऊन और सिल्क यानी रेशम। सिल्क माने क्या होता है? रेशम कहते हैं ना कि आपका बाल बड़ा सिल्की है। सिल्की माने क्या होता है? रेशमी है बाल। ओके, तो सिल्क अंग्रेजी शब्द है, रेशमी हिंदी शब्द है रेशम। ओके, तो यहाँ पर बात हो रही ऊन की। ऊन क्या है भैया? ऊन की सभी को पता होगा ऊन क्या होता है। एक जानतो तत्व होता है ऊन। जानतो तत्व मतलब होता है कि जंतु से प्राप्त होता है हमको। इसकी प्राप्ति किससे होती है? जानवरों के शरीर पर जो बाल पाए जाते हैं उन्हीं बालों से हमको ऊन की प्राप्ति होती है। आप देखेंगे पर्वतीय और बर्फीले इलाकों में जो जानवर पाए जाते हैं, खास करके आप देखेंगे जो है एक प्रकार से आप देखते हैं ऐसा जब भेड़, जिसको भेड़ कहते हैं ना, भेड़, तो भेड़ जो होती है उनके शरीर पर जो बाल होते हैं खास करके, या पर्वतीय और बर्फीले इलाकों में जो पशु जानवर होते हैं उनके लंबे और घने बाल होते हैं। तो जो है वहाँ पर गर्मी चूँकि ज़्यादा पड़ती है तो इसीलिए उनके शरीर पर प्रकृति प्रदत्त जो है बड़े बड़े बाल होते हैं। अच्छा, खास करके भेड़ों के आप देखेंगे सफ़ेद सफ़ेद बाल जो है भेड़ों के होते हैं, तो उन जो है उसी भेड़ों के बाल से जो है ऊन बनता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये बाल पशुओं के शरीर पर ठंड, धूप और गर्मी से उन पशुओं की रक्षा करते हैं और उनको एक प्रकार से अनुकूलता प्रदान करते हैं पशुओं को, ताकि वो अच्छे तरीके से हर मौसम में अपना जीवन यापन कर सकें। और मानव जो होता है वो इन्हीं जानवर की जो खाल होती है, यानी कि जो उसकी एक खाल, मतलब समझ रहे हैं ना, उसके जो बाल होते हैं उसी बाल को प्राप्त करके क्या करता है, इन जानवरों का शिकार भी करते हैं। खाल भी उसकी कहीं कहीं पर जो है यूज करते हैं उसको निकाल करके, और कहीं कहीं पर तो वही से जानवर को जियाए हैं, उसके बाद में क्या करते हैं उसके बाल जो है काट लेते हैं और उसका ऊन वगैरह बनता है। तो ऊन तो ये हो गया। बात की जाए सिल्क की। सिल्क क्या होता है भाई? सिल्क की अगर बात की जाए तो सिल्क एक प्रकार से रेशम जो होता है, यानी सिल्क जो होता है एक प्रोटीन भी होता है और जानतो तत्व भी होता है। यानी कि आप देखेंगे जो रेशम होता है शहतूत के वृक्ष पर पलने वाले जो कीड़े होते हैं उन कीड़ों से हमको प्राप्त होता है। जो शहतूत का वृक्ष जो होता है उस पर खास करके रेशम के कीड़े होते हैं और रेशम के वस्त्र बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, लचीलापन इसमें होता है और इसके अलावा ये मुलायम होते हैं, चिकनेपन इसमें ज़्यादा होते, चिकनापन, आकर्षण होता है। और वस्त्रों का राजा भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये चिकनापन होता है, आकर्षण होता है इसके, और आकर्षण और चिकनेपन के कारण से इसको हम वस्त्रों का राजा कहते हैं। तो रेशम क्या है? आपसे पूछेगा वस्त्रों का राजा किसको कहा जाता है, तो वस्त्रों का राजा कहा जाता है किसको? रेशम को वस्त्रों का राजा कहा जाता है। तो विशिष्ट गुण होते हैं इसके पास और इसी कारण से रेशम के वस्त्र शान शौकत के प्रतीक माने जाते हैं समाजों में। अगर रेशमी वस्त्र कोई धारण कर करके कहीं पर जा रहा है तो अच्छा व्यक्ति माना जाता है, और मतलब कि अच्छा व्यक्ति कहने का मतलब कि धनी है, अमीर व्यक्ति है, इसीलिए रेशम पहना है। ओके, और यह पहनने में भी हल्के और सुंदर लगते हैं ये वस्त्र, इसीलिए लोग इसको धारण करना पसंद करते हैं। ओके, तो ये बात हो गई किसके बारे में? सिल्क यानी रेशम के बारे में, जो कि मैंने आपको बता दी। तो समझ में आ रही बातें? तो रेशम समझ में आ गया, ऊन समझ में आ गया। अगर आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा बड़े आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है जो है ट्रिबल एवं रिजु बुनाई के प्रकार बताइए। ट्रिबल बुनाई की बात की जाए, यानी कि ट्विल बुनाई की बात की जाए, तो ट्विल बुनाई जो होती है ये ट्विल बुनाई के एक प्रकार से में आप देखेंगे तिरछे रूप में डिजाइन बने हुए होते हैं, और आप देखेंगे कि जो कि तैरते हुए दिखाई पड़ते, लगता है कि तैर रहे हैं, तिरछी तिरछी डिजाइन, विशेष प्रकार की तिरछी रेखा जो है एक प्रकार से ट्रिल बनाई जाती है, ट्रिल टाइप की, और इसी से इसकी पहचान होती है। और इस बुनाई में आप देखेंगे कि
जो है दिखने वाली लहरें जो होती है उनको छोटा बड़ा करके और सूत्रों को विभिन्न रंगों में बांट करके और रंग करके उसको तमाम प्रकार चीज़ें सजावटी की जाती है ताकि जो है अच्छा लगे। तिरछी लाइनें होती हैं इस प्रकार से। तो ये होता है आपका कौन सा, ये ट्रिबल बुनाई होती है। अच्छा, ट्रिबल बुनाई के कई प्रकार हैं, जैसे कि एक होता है असम ट्रिबल, एक होता है सम ट्रिबल। ओके, ये बात ध्यान रखिए। तो असम ट्रिबल, सम ट्रिबल और ढलुआ ट्रिबल होता है। इसके अलावा नुकीला ट्रिबल होता है और नोकदार ट्रिबल होता है। नोकदार और नुकीला एक ही बात है। इसके अलावा जो है पांचवा लहरदार ट्विल, इसके अलावा छठवा चौकाने वाली ट्विल, और इसके अलावा जो है सातवीं चीज़ है गुथी हुई ट्विल, और आठवीं चीज़ कौन सी लिख सकते हो आप, आठवीं है फैंसी ट्विल। ओके, तो ये सब ट्विल जो है बुनाई के प्रकार होते हैं। तो ट्विल बुनाई के प्रकार होते हैं। ओके, अच्छा बात की है रिबू बुनाई की। तो रिबू बुनाई के कितने प्रकार होते हैं भाई? रिबू बुनाई के मुख्य रूप से 5 प्रकार आप देखते हैं, जैसे कि पहला होता है जो है वार्प रिब बुनाई। इसके अलावा दूसरा होता है वेप्ट रिब बुनाई। तीसरा होता है चौकदार रिब बुनाई। और चौथा कौन सा होता है? चौथा होता है आपका जो है स्ट्राइव रिब बुनाई। और इसके अलावा पांचवा कौन सा होता है आपका? मैट रिब बुनाई। ओके, तो ये एक प्रकार से 5 प्रकार के होते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया। वहीं अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, ब्रेडिंग एवं ड्राफ्टिंग क्या होता है? ब्रेडिंग और ड्राफ्टिंग क्या होता है? ड्राफ्टिंग, तो ब्रेडिंग की बात की जाए। अच्छा, वास्केट बुनाई किसे कहते हैं भाई? वास्केट बुनाई किसे कहते हैं? तो वास्केट बुनाई को सूत की बुनाई भी कहते हैं। ओके, और यह बुनाई सादी बुनाई की तरह ही होती है और संतुलित होती है। और आप देखेंगे जो बास्केट बुनाई होती है, सॉरी बास्केट बुनाई में दो या दो से अधिक धागों को एक जो है एक प्रकार से एक सम करके ताने व बाने में प्रयोग किया जाता है, और इसके पश्चात इन धागों को सदा बुनाई में ही भी बुना जाता है। तो एक प्रकार से ये होता है बास्केट बुनाई। अच्छा, जो फैंसी बुनाइयाँ होती हैं उनके प्रकार आपसे पूछे तो फैंसी बुनाइयों के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि डाबी बुनाई फैंसी बुनाई है, जैकार्ड बुनाई ये भी फैंसी बुनाई है, स्वीविल बुनाई ये भी फैंसी बुनाई ही है, लीनो बुनाई यानी कि गाज बुनाई ये भी फैंसी बुनाई है, लेपेड बुनाई ये भी आपकी फैंसी बुनाई ही है। ओके, इसके अलावा डबल क्लॉथ बुनाई ये भी फैंसी आपकी बुनाई है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। बात की जाए अगला आपका ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग क्या होता है भाई? ड्राफ्टिंग की अगर बात की जाए तो वस्त्र की कटाई से पहले, यानी कि एक ड्राफ्ट यानी खाका, एक मसौदा, एक सांचा जिसको बोलते हैं, उसी को ड्राफ्ट बोला जाता है। तो वस्त्र की कटाई करने से पहले ही नाप लेते हैं और नाप के आधार पर कटाई के जो निमित्त वस्त्र होता है उसकी आकृति हम बना लेते हैं पहले से ही। और जो आकृति में हम बनाते हैं कि हाँ यहाँ से हमको काटना, छुरी चाक से या पेंसिल से हमने निशान लगा लिया कि हाँ इतना जो है इस प्रकार से हमको सेट करना, यहाँ तक इतनी लंबाई है चौड़ाई है, ऐसे पूरा एक प्रकार से हम लोग बना मतलब कि ये बना लेते हैं। लोग जो दर्जी लोग होते हैं पहले ड्राफ्ट बनाते हैं। तो ड्राफ्टिंग का अभ्यास कागज़ पर या फिर जो है एक प्रकार से मिल्टन क्लॉथ पर कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग बनाने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि इससे कपड़े की आकृति सही व सुंदर बनती है और फिटिंग भी सही आती है। बार बार ड्राफ्टिंग करने से यह भी पता चलता है कि कितना कपड़ा लगेगा, ये एक प्रकार से अनुभव हो जाता है। तो ये कई प्रकार की चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए और भी मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। 5वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि विभिन्न प्रकार के रियान का नाम लिखिए। विभिन्न प्रकार के रियान का नाम लिखिए भाई। रियान जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। रियान कितने प्रकार के थे भैया? कई प्रकार के। जैसे कि आज पहला रियान की बात की जाए, एक तो होता है नाइट्रो सेल्यूलोज रियान। कौन से होते हैं? एक होता है नाइट्रो जो है आपका नाइट्रो सेल्यूलोज रियान, एक होता है आपका दूसरा विस्कोस रियान, और एक तीसरा होता है कुप्रामोनियम रियान। यानी एक बार फिर सुनिए, पहला रियान कौन सा हो गया? नाइट्रो सेल्यूलोज रियान, दूसरा विस्केस रियान, और तीसरा कुप्रामोनियम रियान। ओके, अब बात की है नाइट्रो जो है सेल्यूलोज जो रियान होता है उसको कपास पर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया करके बनाया जाता है, और जो आपका विस्कोस रियान होता है उसको बांस की लुगदी पर कास्टिक सोडा की अभिक्रिया जब हम करवाते हैं तो उसके द्वारा हम जो है विस्कोस रियान तैयार करते हैं। और तीसरा जो रियान होता है यानी कि कुप्रामोनियम रियान जो होता है, इसको कपास की जो है पट्टियों पर कापर सल्फेट व अमोनियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया द्वारा हम जो है कुप्रामोनियम रियान को तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है ये रियान के प्रकार हैं, रियान के नाम हैं जो कि मैंने आपको बताया रियान के प्रकार। ओके, तो आपके समझ में आ गई। अच्छा, रियान की बात की जाए तो रियान का पिता किसे कहा जाता है? 1892 ईस्वी में काउंट हिलेरी डी जो है कार्डोनेट ने जो है पहला रेशा नाइट्रोसेलुलोज का बनाया था जिसे रियान उन्होंने कहा, और इसीलिए रियान का पिता जो है
काउंट हिलेरी डी कार्डोनेट को ही कहा जाता है, चूँकि इन्होंने पहली बार 1892 ईस्वी में रियान का खोज यानी कि रियान के रेशे की खोज की थी, यानी कि नाइट्रोसेलुलोज का रेशा बनाया था और उसी को रियान बोला या रियान उसी को कहा जाता है, इसीलिए रियान का पिता कहा जाता है किसको, काउंट हिलेरी डी कार्डोनेट को। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, फिर आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न देखिएगा भैया, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। तो विभिन्न प्रकार के रियान का नाम मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखिएगा, 6वां नंबर प्रश्न है, सिलाई मशीन के साधारण दोषों को बताइए। प्रश्न क्या है, सिलाई मशीन के जो दोष होते हैं, यानी सामान्य दोष के बारे में पूछ रहा है आपसे प्रश्न। तो साधारण दोष भी होते हैं सिलाई मशीन के, कि कोई भी चीज़ होता है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, या कोई भी मुद्दा हो दुनिया का, हर एक चीज़ में आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे दोष ज़रूर होता है। ठीक है, टू ईयर इज ह्यूमन, गलतियाँ जो होती हैं वो इंसान से ही होती हैं और गलतियों का ही पुतला कहा जाता है इंसान। आप देखेंगे चाहे वेदों में देखेंगे, पुराणों में देखेंगे, तो इसीलिए क्या होता है, सिलाई मशीन के भी कुछ दोष होते, कुछ गलतियाँ। जैसे कि पहली गलती क्या बात की जाए, सिलाई मशीन जब सिलाई करते समय आप देखते हैं धागे वगैरह टूट जाते हैं, तो धागे का टूटना ये पहली कमी होती है, पहला दोष। दूसरा दोष सिलाई मशीन का क्या है, दूसरा दोष क्या है भाई, दूसरा दोष क्या भाई, मतलब यहाँ पर बहनें जो जुड़ी हैं उनके लिए भी भाई और भाई सभी के लिए। ओके, तो भाई कहने का मतलब ये है जो बहनें जुड़ी हुई हैं उनकी वो भी, और जो भाई हैं वो भी। ओके, कुछ छात्र भी जो है ये पढ़ते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो धागे का टूटना, सुई के धागे का टूटना, तो ये भी होता है कि क्या कभी कभी क्या होता है, सुई का जो धागा होता है वो भी टूट जाता है, कभी कभी धागा ही टूट जाता है। ओके, और इसके अलावा तीसरी चीज़ है, कभी कभी क्या होता है, बाबिन के धागे भी टूट जाते हैं। ये भी इसका क्या होता है, ये भी कहीं ना कहीं पे सिलाई मशीन का ही दोष होता है। चौथा दोष कौन सा हो गया, मशीन का भारी चलना, यानी मशीन भारी चले, कठिन चले थोड़ा सा, तो ये भी एक प्रकार से साधारण मतलब कि दोष होता है सिलाई मशीन का। इसके अलावा पांचवा दोष होता है सुई का बार बार टूटना। सुई आप देखते होंगे जो आर्गन की या किसी की सुई आती है, वो सुई देखते हैं बार बार टूटती होगी, मशीन जब चलाते हैं, कोई कपड़ा आ गया कुछ फंस गया तो सुई टूटती है, सुई आपको लेना पड़ता है बार बार, तो ये भी इसका ही दोष है। इसके अलावा छठवां क्या दोष है, नीचे के धागों में गुच्छे बनना, ये भी दोष होता है इसका। ठीक है, सिलाई मशीन का। इसके अलावा सातवां दोष कौन सा है, कपड़े का रुक रुक कर आगे से खिसकना, यानी कि कपड़े जैसे कि लगातार एक बैग आगे नहीं बढ़ते, कभी कभी रुक रुक करके आगे बढ़ते हैं, तो ये भी एक प्रकार से इसका दोष है। इसके अलावा कपड़े का इकट्ठा होना, ये भी दोष है, कपड़े बटुर जाते हैं, यानी कि बटुरे मतलब कि इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, सिकुड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पे कहने का मतलब है कपड़े का इकट्ठा होना, यानी कपड़ा जब कभी कभी सिलते हो आप तो वो चीज़ हो जाती है, तो ये भी एक दोष है आठवां। नौवां दोष क्या लिखेंगे आप, नौवां दोष लिखेंगे कि ऊपर व नीचे के धागों का उपयुक्त तनाव जो होता है, ये भी कहीं ना कहीं पे इसका साधारण दोष की श्रेणी में ही आता है। तो इस प्रकार सिलाई मशीन के ये 9 दोष जो कि मैंने आपको बताई, ये सर्वप्रमुख थे, साधारण दोष थे, जो कि मैंने आपको बता दिया। ओके, तो आपको परेशान होने की कहीं पर आवश्यकता नहीं है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हुए मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। देखिए अगला प्रश्न है, परिधान निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। परिधान निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से भाई, परिधान निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, आइए समझते हैं। तो परिधान निर्माण का सिद्धांत यानी परिधान को यानी कपड़ा या फिर ये सब बनाना हुआ, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सिलाई मशीन का पहला सिद्धांत है कि फिटिंग करा जाए। सिलाई मशीन का या फिर सिलाई का सबसे पहला सिद्धांत जो है, या वस्त्र बनाने का, परिधान बनाने का सबसे पहला सिद्धांत है कि जो है उपयुक्त फिटिंग, यानी जो सिलना है हमको या जो बनाना है उसकी फिटिंग हम देख लें कितना क्या क्या चीज़ें हैं। दूसरा इसका सिद्धांत होता है, सिलाई का दूसरा सिद्धांत है कि पदार्थ का उत्तम चुनाव, यानी कि किस पदार्थ से आप क्या कर रहे हैं, जो एक प्रकार से मटेरियल है उसका अच्छे तरीके से चुनाव किया जाए। तीसरा इसका ये है सिद्धांत सिलाई मशीन का, अन्य सिद्धांत ये है कि परिधान में समायोजन की संभावना होनी चाहिए। इसके अलावा चौथी बात है कि सिलाई का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह भी है कि परिधान आरामदायक होना चाहिए, कपड़ा आपका आरामदायक होना चाहिए, आसान होना चाहिए, सुविधाजनक होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये तमाम सारे सिद्धांत होते हैं परिधान निर्माण के। ओके, ये बात है, एक बार फिर सुनिएगा। पहला सिद्धांत क्या है, फिटिंग। ओके, दूसरा सिद्धांत है पदार्थ का उत्तम चुनाव। तीसरा सिद्धांत कौन सा है, तीसरा सिद्धांत है कि परिधान में समायोजन की संभावना हो, यानी जो गर्मी में समायोजन करने में एक प्रकार से वो ठीक हो। इसके अलावा सिलाई का जो है जो चौथा सिद्धांत है उसकी बात किए तो परिधान आरामदायक हो, आसान हो, सुविधाजनक हो। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए,
चले भाई, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करें। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक वगैरह और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि गृह प्रबंध से होने वाले मुख्य लाभों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न क्या है, गृह प्रबंध से होने वाले मुख्य लाभों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गृह प्रबंध की बात की जाए तो गृह प्रबंध व्यवस्था से या गृह व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में अगर प्रश्न पूछे तो क्या बताएंगे आप। परिवार के उपलब्ध साधनों के सदुपयोग के लिए आवश्यक निर्णय लेना तथा लिए गए निर्णय के आधार पर परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध साधनों का सदुपयोग करना ही गृह प्रबंध या गृह व्यवस्था कहलाता है। यानी जो साधन आपके पास उपलब्ध, जैसे कि आधा लीटर तेल है, उसी में 1 महीना आपको जो है दाल में तड़का देना है। तो आप सोचो कि आधे लीटर तेल में आपको 1 महीना चलाना है, तो जो कुशल गृहिणी होती है वो क्या करती है, एक फिक्स कर लेगी, यानी जो है समायोजन कर लेगी। या गृह प्रबंधन व्यवस्था यही करता है। क्या करता है गृह प्रबंधन के माध्यम से एक आधे लीटर तेल में 1 महीना चलाने की एक प्रकार से जो क्राइटेरिया होती है उसके हिसाब से फिक्स कर लेता है कि इतना इतना तेल डालेंगे तो 1 महीना चलेगा। तो एक प्रकार से ये गृह प्रबंध की व्यवस्था होती है। ओके, कि कम संसाधनों का प्रयोग करके अधिक से अधिक जो है उपयोग किया सके, यानी कि कम साधनों के माध्यम से अलग हमारी इच्छाएं पूर्ति हो सके। ओके, मतलब बड़ी से बड़ी इच्छाएं पूर्ण हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं। तो प्रश्न क्या है कि गृह प्रबंध से होने वाले मुख्य लाभों का उल्लेख कीजिए। कौन कौन से लाभ होते हैं गृह प्रबंध के। पहला लाभ होता है कि पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता प्रदान करता है। कौन, गृह प्रबंध पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता प्रदान करता है। दूसरा इसका महत्व ये है या लाभ ये है कि पारिवारिक आय व्यय के नियोजन में सहायक होता है। परिवार का आय कितना है, व्यय कितना है, इसका नियोजन मतलब कि इसका एक प्रकार से आयोजन करना हुआ, आयोजन मतलब कि इसको सही तरीके से मैनेज करना हुआ, ये भी गृह प्रबंधन। अगर आप जो है गृह प्रबंध के बारे में जानकारी रखते हैं तो आप सही है। इसके अलावा तीसरा लाभ इसका ये है गृह प्रबंध का कि रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने में भी सहायता प्रदान करता है ये। इसके अलावा चौथी बात की जाए, चौथा इसका लाभ ये है कि इसका गृह प्रबंध का चौथा लाभ है कि पारिवारिक वातावरण को सौहार्दमय बनाने में सहायता प्रदान करता है। कौन, गृह प्रबंध। इसके अलावा पांचवा क्या है, पांचवा है कि परिवार के सदस्यों के नैतिक विकास में सहायक, परिवार के सदस्यों के नैतिक विकास में सहायता प्रदान करता है। कौन, गृह प्रबंध। इस प्रकार से गृह प्रबंध एक गृहिणी के लिए ही नहीं और पूरे के पूरे परिवार के लिए परम आवश्यक है। लेकिन अगर एक गृहिणी है, अगर उसको एक कुशल गृहिणी बननी है तो कहीं ना कहीं पे उसको जो है गृह प्रबंधन के बारे में जो है जानकारी होनी चाहिए। परम आवश्यक है कि गृह प्रबंध के बारे में जानें। गृह प्रबंध के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो पहला सिद्धांत गृह विज्ञान मतलब कि गृह प्रबंध का है। पहला क्या है कि कार्य व्यवस्था का सिद्धांत। दूसरा, कार्य व्यवस्था कैसे करनी उसको पता होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत क्या, अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, पैसा कितना आ रहा है उसमें कितने किस प्रकार से मैनेज करना है। तीसरी बात, श्रम की बचत का सिद्धांत, यानी कि श्रम की बचत कैसे करनी है। चौथी बात है अवकाश एवं मनोरंजन का सिद्धांत, यानी कि किस प्रकार से छुट्टी भी करनी है हमको, कुछ आराम भी करना है और मनोरंजन भी हमको कर लेना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। पारिवारिक व्यय को जो है प्रभावित करने वाले कारक बताइए। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हैं। पारिवारिक व्यय की बात की जाए, पारिवारिक व्यय जो होते हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। आप देखिए, पहला होता है निश्चित व्यय, दूसरा होता है अर्धनिश्चित व्यय, तीसरा होता है अन्य व्यय और चौथा होता है आकस्मिक व्यय। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो पारिवारिक व्यय के 4 प्रमुख मुख्य प्रकार होते हैं। मैंने आपको बता दिया, एक तो निश्चित व्यय होता है, एक अर्धनिश्चित व्यय होता है, एक अन्य व्यय होता है और एक आकस्मिक व्यय होता है। अब पूछा क्या जा रहा है कि पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला कारक कौन सा हो गया आपका, परिवार के द्वारा अर्जित कुल आय कितनी है, ये कहीं ना कहीं पे प्रभावित करती है पारिवारिक व्यय को, यानी कितना व्यय करेगी वो। तो परिवार के द्वारा अर्जित जो कुल आय होती है इस पर डिपेंड करता है कि पारिवारिक व्यय कितनी होगी। इसके अलावा दूसरी बात है, जितनी आय होगी, आय ज़्यादा होगी तो व्यय ज़्यादा होगा, आय कम होगी तो व्यय भी कम होगा, जाहिर सी बात है। दूसरा कारक ये है पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने का कि परिवार के रहन सहन का स्तर क्या है, इसके हिसाब से पारिवारिक व्यय जो होता है प्रभावित होता है लगातार। तीसरा कारक क्या है कि परिवार का स्वरूप कैसा है, परिवार के स्वरूप के हिसाब से भी पारिवारिक व्यय जो होता है प्रभावित होता है कहीं ना कहीं पे। इसके अलावा चौथी बात ये है कि परिवार का आवासीय क्षेत्र, परिवार का आवासीय क्षेत्र जो होता है इस पर डिपेंड करता है, या फिर ये भी एक कारक होता है पारिवारिक व्यय का। ओके, इसके अलावा जो 5वां कारक होता है आपका, परिवार में बच्चों की संख्या एवं उसका व्यय। क्या, परिवार में
बच्चों की संख्या एवं उनका व्यय जो होता है ये भी क्या करता है, पारिवारिक व्यय को प्रभावित करता है। इसके अलावा छठवां है कि परिवार के मुखिया एवं अन्य सदस्यों के व्यवसाय। परिवार के मुखिया एवं अन्य सदस्यों के व्यवसाय जो होते हैं ये भी पारिवारिक व्यय को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ओके, इसके अलावा जो सातवां आपका पॉइंट आता है कारक में, वो कौन सा है, परिवार का सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण जो होता है ये भी पारिवारिक व्यय को प्रभावित करता है। इसके अलावा आठवीं बात यह है कि गृहिणी की दक्षता कितनी है, उसकी दक्षता उसके हिसाब से जो है पारिवारिक व्यय प्रभावित होता है। तो गृहिणी की दक्षता कितनी है उसके हिसाब से जो है क्या होता है, पारिवारिक व्यय प्रभावित होता रहता है। तो आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को समझने का प्रयास। अगला प्रश्न देखिएगा, 10वां प्रश्न आपके समक्ष है, उत्तम गृह प्रबंध के लिए एक गृहिणी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, बताने का प्रयास करेंगे। उत्तम गृह प्रबंध के लिए एक गृहिणी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो पहला गुण तो ये होना चाहिए कि वो पढ़ी लिखी होनी, साक्षरता उसके पास हो। दूसरी बात है कि सूझबूझ तथा नियोजन निपुणता का गुण उसके अंदर हो। तीसरी बात यह है कि कार्य कुशलता तथा कार्य दक्षता का गुण होना चाहिए। चौथी बात है उसके अंदर क्या, चौथी बात है मेरे भाई, चौथी बात है कि जो है सहनशीलता एवं धैर्य का गुण भी उसके अंदर होना चाहिए। पांचवी बात है कि स्नेहपूर्ण, प्रेममय और मधुर व्यवहार का गुण होना चाहिए गृहिणी के अंदर। छठवीं चीज़ है मितव्ययिता का गुण, यानी कम खर्चीली हो वो, तो ये एक प्रकार से गुण होना चाहिए एक कुशल गृहिणी के लिए, उत्तम गृहिणी के लिए। इसके अलावा सातवीं बात है पाक विद्या में निपुणता या फिर गुण मतलब निपुणता का गुण होना चाहिए। तो पाक विद्या में निपुणता का गुण भी होना चाहिए। तो ये सब एक उत्तम गृह प्रबंध के लिए एक गृहिणी के गुण होने चाहिए। अगर एक गृहिणी के अंतर्गत ये गुण है तो वो जाहिर सी बात है उत्तम गृह प्रबंधन कर सकेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, गृह प्रबंध के मार्ग में उत्पन्न होने वाले कुछ प्रमुख बाधाएं भी, जैसे कि पहला पारिवारिक लक्ष्यों का निर्धारित ना होना। अगर परिवार का लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो गृह प्रबंध के मार्ग में जो है बाधा उत्पन्न होती है। इसके अलावा आवश्यक साधनों की कमी भी है, तो इसके कारण से गृह प्रबंध के मार्ग में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। दूसरी बात है कि परिवार के सदस्यों की कार्यकुशलता का जो स्तर है वो निम्न है, तो इसके कारण से भी क्या होता है, इसके कारण से भी ये बाधा उत्पन्न कर देता है। ओके, इसके अलावा घरेलू समस्याएं भी बहुत सारी होती हैं जिसके कारण से गृह प्रबंध के मार्ग में तमाम प्रकार की जो है समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा 10 अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्न के उत्तर को। आगे बढ़ते हैं और लघुत्तरी प्रश्न के उत्तर को हम जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग कर दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जो है खंड भाग के प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं विस्तार से। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। आगे देखिएगा, और एक बात और मैं आपको लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि एक चैनल है आपका, उस पर आप मेहंदी वगैरह अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। मेहंदी विथ राविन के नाम से है, तो उसको आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पर आप डिज़ाइन वगैरह मेहंदी की अच्छी अच्छी देख सकते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करिएगा। ओके, ध्यान रखिएगा इसको, तो ये ज़रूर करिएगा। ओके, आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपके समझ क्या है, केवल 5 प्रश्न करने अनिवार्य हैं खंड बा के। ओके, 200 शब्दों में आप जो है इन प्रश्नों के उत्तर को जो है लिख सकते हैं। और कैसे लिखिएगा अब मैं अभी आपको विस्तार समझा दूंगा, परेशान होने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो केवल और केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने, जो भी प्रश्न आपको अच्छा लगेगा उसी के उत्तर को आपको देना है। 8 प्रश्न लगभग आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, उनमें से केवल 5 प्रश्नों को छांटना है, यानी कि 3 प्रश्न आपको नहीं करने इनमें से। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। 200 शब्दों में ये क्राइटेरिया है प्रश्न के उत्तर को लिखने की। ओके, चले प्रश्न क्या है आपके समक्ष, प्रश्न है कि तंतुओं का वर्गीकरण कीजिए, यानी जो तंतु होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उसका कैटेगराइजेशन आपको करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ विस्तार से, आप लोग बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। तंतु का वर्गीकरण, तंतु मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तंतु मुख्य रूप से आपके 2 प्रकार के होते हैं। तंतु कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक तंतु और दूसरा होता है आपका कृत्रिम। प्राकृतिक तंतु मतलब कि जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, प्रकृति ने स्वयं उनको बनाया है। कृत्रिम तंतु वे तंतु होते हैं जिनको मनुष्य ने बनाया है। तो प्राकृतिक तंतु कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से प्राकृतिक तंतु भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो जो प्राकृतिक तंतु होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वनस्पति वाले तंतु, वनस्पतियों से जो बनते हैं। दूसरा होता है आपका जंतु, यानी कि जांतु तंतु, यानी कि जंतु के द्वारा जो, जैसे कि जो ऊन होता है, ऊन भेड़ों से प्राप्त होता है। तो एक प्रकार से जब ऊन भेड़ों से प्राप्त होता है तो आप जानिए कि जंतुओं के माध्यम से, रेशम का कीड़ा, कीड़े से प्राप्त होता है रेशम, सिल्क जो होता है उसका भी वस्त्र बनता है।
तो वो तंतु कहाँ से प्राप्त होता है? जांतु तंतु है। ओके, इसके अलावा एक खनिज तंतु भी होता है। तो ये 3 प्रकार के प्राकृतिक तंतु होते हैं। बात की जाए अगर जो है कृत्रिम तंतु को, तो कृत्रिम तंतु जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कैसे बनाए जाते हैं? एक तो मानव स्वयं बनाता है, मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि रियान हो गया आपका, ठीक है, ये मानव के द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा रियान में मैंने बताया नहीं था कि इसको सल्फ वो सब मिला करके बनाया जाता है। रियान के बारे में मैंने अभी भी आपको बताया था इससे पहले। आप जब वीडियो अपलोड हो जाएगी तो उसको देख लीजिएगा एक बार फिर से। और दूसरी बात है, कृत्रिम तंतु जो होता है एक रासायनिक विधि से बनाया जाता है। तो रासायनिक विधि में जैसे बनाया जाता है उसमें आप देखेंगे 4 प्रकार के, जैसे कि उसमें रासायनिक विधि में 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं इसको भी समझ लीजिएगा। रासायनिक में पहला होता है आपका नायलॉन, दूसरा होता है भाई डेक्रान, तीसरा होता है आपका जो है एक्रिलान, और चौथा होता है ऑरलॉन। ओके, एक बार फिर से सुनिएगा, एक बार फिर से सुनिए। जो कृत्रिम तंतु होता है 2 प्रकार का होता है, एक मानव द्वारा निर्मित होता है जैसे कि रियान, और कृत्रिम तंतु उसको रासायनिक विधि के द्वारा जो बनते हैं। रासायनिक विधि में आप देखेंगे नायलॉन बनता है, डेक्रान बनता है, एक्रिलान बनता है, आरलान बनता है। ये रासायनिक विधि के द्वारा बनते कृत्रिम तंतु है। ओके, तो ये कृत्रिम तंतु का पार्ट खत्म हो गया। लेकिन अभी भी आप देखेंगे वनस्पति वाले तंतु कुछ हैं, तो और जांतु तंतु हैं। जांतु तंतु में जैसे कि रेशम हो गया, ऊन हो गया, जंतु वाले तंतु हैं। खनिज तंतु की अगर बात की जाए, जैसे मैंने बताया था आपको, प्राकृतिक तंतु 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक तंतु 2 प्रकार के प्राकृतिक तंतु 3 प्रकार के होते हैं आपके। पहला होता है वनस्पति वाले तंतु, यानी जो वनस्पतियों से बनते हैं। दूसरे, अब वनस्पतियों से कौन कौन से तंतु बनते हैं मैंने फिर से बता दी, एक होता है वनस्पति तंतु, दूसरा होता है आपका जंतु तंतु, और तीसरा होता है खनिज वाले। ओके, तो जो खनिजों से बनते हैं उनको खनिज तंतु, जो जानवरों से मिलते हैं हमको जंतु तंतु, जो वनस्पतियों से बनते हैं मिलते हैं उनको हम वनस्पति वाले तंतु बोलते हैं। ओके, अब वनस्पति से कौन कौन से, वनस्पति में आप देखेंगे 2 प्रकार के, एक तो बीज वाले तंतु होते हैं और एक तने वाले तंतु, यानी एक बीज से बनते तंतु और एक तने से बनते हैं। बीज से बनने वाले तंतु में कपास जो होता है वो बीज से बनता है खास करके। ओके, तो कपास के जो कपड़े आपके, कपास जो होता है वो बीज से तंतु बनता है, यानी वनस्पति में बीज वाला तंतु जो है ये होता है। तने वाले तंतु में आप देखेंगे 3 प्रकार के, जैसे कि लिनन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया। क्या हो गया? लिनन, जूट, हेम्प, ये तने से द्वारा बनते तंतु। इसके अलावा आप देखें जो जांतु तंतु होता है, जांतु तंतु जैसे कि रेशम हो गया, ऊन हो गया। इसी प्रकार से जो खनिज तंतु होता है जैसे कि सोना चांदी हो गए, ये सब खनिज तंतु हैं। ओके, ये भी वस्त्र के निर्माण में काम आते हैं। जो है खनिज में सोना चांदी वगैरह वस्त्र होता नहीं, एक प्रकार से आभूषण के तौर पर जो है माताएं बहनें पहनती हैं। तो ये चीज़ हो गई। तो ये तो तंतुओं का वर्गीकरण था जो कि मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से सुनिएगा सभी लोग, एक बार फिर से सुनिएगा। तंतु कितने प्रकार के होते हैं? तंतु मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक तंतु, एक कृत्रिम तंतु। क्या? एक प्राकृतिक तंतु और एक कृत्रिम तंतु। तो क्या क्या होता है भाई? तंतु 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु और दूसरा कौन सा होता है? कृत्रिम तंतु। जो प्राकृतिक तंतु होता है 3 प्रकार के, एक वनस्पति वाले तंतु, एक जंतु वाले तंतु और एक खनिज वाले तंतु। खनिज में सोना चांदी, जंतु वालों में रेशम और ऊन हो गया, वनस्पतियों में एक तो बीज से बनने वाले तंतु होते हैं और एक तने से बनने वाले तंतु होते हैं। जो वनस्पतियों के बीज से बनते हैं उनमें कपास आता है, और जो वनस्पतियों के तने से बनते हैं उनमें लिनन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, ये सब आते हैं। ओके, और जो दूसरा होता है कृत्रिम तंतु, कृत्रिम तंतु एक तो मानव के द्वारा बनाया जाता है और एक आपका रासायनिक विधि के द्वारा। मानव के द्वारा जो बनाया जाता है उसको हम रियान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको रियान कहते हैं। ठीक, इसके अलावा और जो रासायनिक विधि से बनाए जाते हैं उनमें आप देखते हैं नायलॉन बनता है, डेक्रान बनता है, एक्रिलान बनता है और ऑरलान बनता है। ओके, ये सब ध्यान रखिएगा। इसको मैंने आपको कैटेगराइजेशन कर दिया, तंतुओं का वर्गीकरण। ओके, आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, तीसरा नंबर प्रश्न है कि वस्त्र तंतु का ज्ञान गृहिणी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यानी वस्त्र तंतु का निर्माण, जो वस्त्र बनाने के जो तंतु होते हैं, यानी कि जो रेशे होते हैं, उनका ज्ञान गृहिणी के लिए क्यों आवश्यक होता है। एक स्त्री के लिए जो कि घर में रहती है उसके लिए क्यों आवश्यक होता है। पहली चीज़ ये है कि गृहिणी को यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि वस्त्र तंतु किन किन उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। कुछ वस्त्र अधिक मजबूत होते हैं, कुछ लचीले होते हैं, कुछ गर्म वस्त्र होते हैं, कुछ वस्त्र सजावटी होते हैं, और कुछ वस्त्र जो होते हैं आरोग्यप्रद होते हैं, और कुछ वस्त्र आसानी से स्वच्छ होने वाले होते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न गुणों व विषमताओं, तमाम सारी विशेषताओं वाले जो वस्त्र होते हैं वो उपलब्ध होते हैं मार्केट में, या जो है अवेलेबल होते हैं। तो गृहिणी को अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्धारण करना है कि उसको किस मामले के लिए वस्त्र चाहिए। तो इसीलिए अगर वस्त्र का या वस्त्र के तंतुओं का ज्ञान उनको होगा गृहिणी को, तो समझ जाएगी कि हमको गर्मी में इस वस्त्र का काम है, ठंडी में इस वस्त्र का काम है, और इस समय इस वस्त्र का काम है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियों में उसको ये पता चलेगा कि हमको अब इस समय इस वस्त्र की आवश्यकता है। ओके, इसलिए आवश्यक है गृहिणी के लिए महत्वपूर्ण है क्या? वस्त्र तंतु का ज्ञान।
दूसरा क्यों आवश्यक है? क्योंकि गृहिणी को वस्त्र तंतुओं का उद्गम, प्रकार, बनाने की विधि, वस्त्र तंतुओं का उपयोग में लाई जाने गई जो परिसज्जा होती है उसका ज्ञान इसलिए होना चाहिए परिसज्जा का, क्योंकि क्या होता है तभी वह एक प्रकार से वस्त्र तंतु की पहचान कर सकती है जब उसको अच्छे तरीके से ज्ञान होगा कि वस्त्र के जो तंतु होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं और कैसे भी इसको उपयोग में ला करके हम परिसज्जा जो है कर सकते हैं, वस्त्र का निर्माण कर सकते हैं, इसको जानना परम आवश्यक होता है। तीसरी बात होती है गृहिणी को बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्त्र तंतुओं के जो मानक होते हैं, चिन्ह होते हैं, ग्रेड होते हैं, इन सभी का ज्ञान आवश्यक है और इसीलिए महत्व है। ठीक। चौथी बात यह है कि सौंदर्य विषयक मूल्यों की जानकारी भी होनी चाहिए, जैसे कि स्पर्श, बनावट, रंग, नमूना, इनके आधार पर जो है कहीं ना कहीं पे जो है कौन वस्त्र जो है ज़्यादा सुंदर लगेगा या सौंदर्य जो है अच्छा लगेगा, तो वो वस्त्रों का एक प्रकार से ज्ञान जो है होना चाहिए गृहिणी को, इसीलिए महत्व हो जाता है पढ़ना उनके लिए। पांचवी चीज़ है कि गृहिणी को अच्छा खरीदार भी होना चाहिए ताकि वह वस्त्र तंतुओं की सही जांच करके विवेकपूर्ण चुनाव कर सके। तो चूँकि जो है जो स्त्रियां होती हैं वो खरीदना कहीं ना कहीं पे अच्छा भी जानती हैं और कभी कभी कुछ ज़्यादा ही कर देती हैं जो है खरीदने में दिक्कत, लेकिन फिर भी गृहिणी को अच्छा खरीदार होना चाहिए। और किस लिए होना चाहिए? क्योंकि वो वस्त्र तंतुओं के बारे में ज्ञान अच्छा अगर रखती हैं तो उनको खरीदार होना चाहिए, अगर नहीं रखती हैं तो जो खरीद भी नहीं पाएंगे अच्छे तरीके से। ओके, तो इस प्रकार से प्रत्येक गृहिणी अपने धन का उचित समय पर व्यय तभी कर सकती है जब वह इस विषय में रुचि लेकर के नवीनतम जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करे। जब वो अधिक मात्रा में वस्त्र के तंतुओं के बारे में जानेगी तो वो एक प्रकार से समझ जाएगी हाँ कौन सा वस्त्र कितने रुपए का या किस क्वालिटी का है, उसी हिसाब से वो खरीद सकती है। ओके, ये बात ध्यान रखिए। तो इसीलिए वस्त्रों का या वस्त्र तंतुओं का ज्ञान एक गृहिणी के लिए आवश्यक हो जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समझ क्या दिया हुआ भाई? अगला प्रश्न देखिएगा सभी लोग। चौथा नंबर प्रश्न आपको दिया गया कि नायलॉन, डेक्रान और टेरिलीन के विषय में आप क्या जानते हैं? तो बात की जाए नायलॉन की। नायलॉन का आविष्कार जो किया था सबसे पहले 1928 ईस्वी में नायलॉन का जो आविष्कार हुआ था भाई, नायलॉन का आविष्कार जो हुआ था वो 1928 में यानी कि 1928 ईस्वी में न्यूयॉर्क की ड्यूपोंट कंपनी के थे एक व्यक्ति कौराथर्स, डॉक्टर कौराथर्स ने किया था। किसका? तो ड्यूपोंट कंपनी के थे डॉक्टर जो है कौराथर्स, उन्होंने 1928 ईस्वी में सबसे पहले नायलॉन का आविष्कार किया। और नायलॉन का तंतु बहुलक रेशा होता है, ये बात भी जान लीजिएगा। और जो नायलॉन तंतु होता है ये चिकना होता है, गोल होता है, अल्प पारदर्शी होता है, यानी कम कम दिखाई पड़ता है आर से पार, दीर्घाकार होता है और इसकी शक्ति व लचीलापन जो होता है नियंत्रित किया जा सकता है। ये होता है नायलॉन। दूसरा आपका कौन सा? आपका डेक्रान। डेक्रान की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? डेक्रान की। डेक्रान जो होता है इस तंतु का आविष्कार कब हुआ था? 1946 यानी कि 1946 ईस्वी में हुआ था। और यह तंतु यानी कि जो डेक्रान होता है ये जो है पॉलिएस्टर से बना हुआ होता है और ये तंतु सीधे चिकने व पर्याप्त गोल होते हैं और इन्हें जो है ताप सुनम्य बनाया जाता है या बनाया जा सकता है डेक्रान को। इसके अलावा आप देखेंगे अगला प्रश्न आपके समझ क्या है? अगला टेरिलीन। टेरिलीन जो है यह मूल रूप से एक्रिलिक तंतु की श्रेणी में आता है और यह ताप संज्ञाशील तंतु होता है। इनसे साटिन जैसे चमकदार एवं चिकने वस्त्र तैयार किए जाते हैं टेरिलीन से। ओके, तो इस प्रकार से टेरिलीन, नायलॉन और डेक्रान इनके विषय में मैंने आपको बता दी थोड़ी थोड़ी जानकारी। आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 5वां नंबर कि सही नाप का क्या महत्व है? नाप लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना परम आवश्यक है? यानी अगर आप किसी का नाप ले रहे हैं, चाहे आप जो है गृहिणी हैं, आपको सिलाई करनी है, या एक आप दर्जी हैं आपको सिलाई करनी है, तो उस समय नाप लेते समय सिलाई जैसे कोई चीज़ की सिलाई करनी है तो उसका नाप लेते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? तो वही आपसे एग्जाम से पूछा गया प्रश्न, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि नाप लेते समय, किसी भी चीज़ का नाप लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या किन किन बातों का ध्यान रखना परम आवश्यक हो जाता है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। सही नाप का क्या महत्व है और नाप लेते समय सामान्य नियम क्या हैं, या फिर नाप लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम जो है सही नाप का क्या महत्व इसको समझेंगे।
तो महत्व इसका पहला महत्व ये है सही नाप का कि नाप के अनुसार कपड़े का सही अनुमान लगा किया जा सकता है कि हाँ कितना कपड़ा लगेगा और किस हिसाब से लगेगा। तो ये अनुमान किया जा सकता है नाप के माध्यम से। इसके अलावा नाप के माध्यम से आप देखें क्या किया जा सकता है भाई, दूसरा जो महत्व इसका है नाप का, सही नाप का, नाप लेकर के वस्त्र सिलने में विभिन्न अंगों की फिटिंग अच्छी हो जाती है, क्योंकि नापा हुआ है यहाँ बाजू कितनी है, कमर कितना है और जो है प्रकार से लंबाई कितनी है, ये सब कहीं ना कहीं पे नाप अगर ले लिए तो वस्त्रों की क्या होती है, वस्त्रों की फिटिंग अच्छी हो जाती है। तीसरी बात है नाप लेने का क्या, सही नाप या नाप सही होने पर कपड़ा काटने में सरलता भी अधिक मात्रा में होती है, तो इसीलिए ये भी इसका एक महत्व है। चौथा महत्व क्या है कि नाप सही होने से कपड़ा बार बार खोलना नहीं पड़ता है, जिससे समय की बचत होती है, तो ये भी इसका एक महत्व है। ओके, अच्छा आप क्या पूछा, अब जो अगला आगे कह रहा है कि नाप लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसको समझ लेते हैं। तो भाई नाप लेते समय तमाम सारी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि क्या क्या मैं बताऊं, चलिए मैं बता दे रहा हूं। पहली चीज़ नाप लेते समय जिस व्यक्ति का नाप लेना है उसके दाएं ओर खड़े हो जाएं और उसके दाएं ओर खड़े होकर के नाप हमेशा लेना चाहिए। तो जिस व्यक्ति का नाप लेना है उस व्यक्ति के हमेशा दाहिने तरफ खड़े होकर के नाप लिया जाता है। ओके, दूसरी बात, दूसरा नियम इसका ये क्या है, फिर दूसरी बात ध्यान देनी होगी कौन सी है, दूसरी बात ये है कि व्यक्ति की पसंद का ध्यान रखना चाहिए, जैसा ढीला या कसा हुआ कैसा वस्त्र वो पहनता है इसको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात ये है कि प्रत्येक अंगों की नाप कपड़े की नाप के अनुसार अलग अलग लेनी चाहिए, ये भी इसका क्या है एक महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात है। चौथी महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात ये है कि नाप देने वाला व्यक्ति समतल स्थान पर खड़ा होना चाहिए, क्या, ताकि वो गड़बड़ी ना हो कि एक पैर की लंबाई ज़्यादा हो जाए, एक पैर की छोटी हो जाए, क्योंकि आपने ऊंचे खाली स्थान पर आप खड़े हुए थे, तो इससे क्या हो जाए थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। तो इसीलिए क्या होता है कि जो है आप समतल स्थान पर खड़े हो तभी नाप लेना चाहिए। पांचवी बात यह है कि शरीर के प्राकृतिक उभारों का विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि कपड़े की फिटिंग अच्छी आए, यानी जो शरीर में उभार होते हैं, उभार मतलब जैसे कि जो स्तन वगैरह होता है, इसके खास करके जब हम यहाँ पर जो है नाप लेते हैं खास करके महिलाओं का, तो उसमें क्या होता है जब इस प्रकार का नाप लें तो उसका विशेष ध्यान दें, या फिर कहीं पर भी जो है आपका थोड़ा सा शरीर बाहर निकला है तो उसका विशेष ध्यान दें, जैसे कि आपका जो एक प्रकार से सीना बाहर निकला है, किसी जो है मान लेते हैं कि शर्ट किसी की जो है किसी का सीना चौड़ा है, किसी का बहुत कम है, तो इसको हिसाब से ध्यान रखना होता है कि हाँ कितना उभार है, कितना ढलाव है, तमाम प्रकार की चीज़ें, तो इन सभी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा छठवा ध्यान देने की बात यह है कि शरीर की गोलाई वाले भाग में नाप लेने वाले व्यक्ति को 3 उंगलियां टेप के अंदर रखकर नाप लेनी चाहिए, जैसे कि गले की नाप 3 उंगलियां अंदर रख करके नाप लेनी चाहिए। ओके, सातवीं बात यह है कि नाप देने वाले व्यक्ति को झुक कर खड़ा नहीं होने दें, इससे क्या होता है कि नाप में अंतर पड़ सकता है, अगर वो झुक करके खड़े होगा तो नाप उसका सही तरीके से नहीं होगा और कपड़ा फिटिंग का बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, आठवीं बात यह कि व्यक्ति जितना नाप मतलब कि व्यक्ति जिसका नाप लिया जा रहा है या फिर जिस व्यक्ति का नाप लिया जा रहा है कम वस्त्र पहने हो, जिससे क्या हो दिक्कत ना, यानी कि अगर स्वेटर वेटर पहने हैं, कोट पहने हैं, उसको उतार करके नाप लेना चाहिए। ओके, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। नवीं ध्यान देने की बात यह है कि जो है समस्त नाप को डायरी में साथ साथ नोट करना चाहिए कि हाँ बाजू कितनी, कमर कितनी है और लंबाई कितनी है, ठीक है, सब साथ ही साथ नोट करते हुए चलते हैं कि इस बाजू की लंबाई कितनी, इसकी सीना कितना है, ये सब नाप लेते समय चलना चाहिए, जिससे क्या होता है किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न बाद में ना हो या कोई चूक ना हो, कोई गलती ना हो। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। नाप लेते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। छठवां प्रश्न आपके समक्ष क्या है, छठवां प्रश्न आपके समक्ष है सामाजिक मूल्यों की विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सामाजिक मूल्य, अच्छा सामाजिक मूल्य क्या होते हैं भाई, सामाजिक मूल्य समझते हो, सोशल वैल्यूज़ जो होती हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा गया कि सामाजिक मूल्यों की विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं प्रश्न को। तो अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि सामाजिक मूल्यों की विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आइए हम चर्चा करते हैं सामाजिक मूल्यों के बारे में। तो समाज में कुछ नियम होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं, उन्हीं के बारे में चूँकि गृह प्रबंधन की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्यों का विशेष महत्व होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा आता है।
तो सामाजिक मूल्य सदैव अमूर्त होते हैं, यानी कि दिखाई नहीं पड़ते हैं। अमूर्त माने होता है अब्स्ट्रैक्ट, डोंट टच एंड डोंट सीन, ना तो आप उसको देख सकते हो ना आप उसको टच कर सकते हो। ओके, तो सामाजिक मूल्य सदैव अमूर्त होते हैं, पहली विशेषता। क्योंकि मूलभूत रूप से यह मानसिक धारणाएं होती हैं जो सामाजिक मूल्य होते हैं, इसीलिए दिखाई नहीं पड़ती। दूसरी विशेषता सामाजिक मूल्यों की, सामाजिक मूल्यों का जो संबंध जो होता है व्यवहार के ढंग से होता है, और ये सामाजिक व्यवहार को मान्यता एवं महत्व प्रदान करने में मापदंड के लिए कार्य करते हैं। तीसरी विशेषता सामाजिक मूल्यों की ये है कि सामाजिक मूल्य मानव के द्वारा बनाए जाते हैं और सांस्कृतिक देन होते हैं। ओके, चौथी बात यह है कि सामाजिक मूल्य के ही आधार पर विभिन्न सामाजिक तथ्यों का चुनाव किया जाता है, जैसे कि उनके उचित अनुचित का निर्धारण करना हुआ तो सामाजिक मूल्यों के आधार पर होता है कि समाज में क्या उचित है क्या अनुचित है, ये उसके मूल्य निर्धारित करते हैं समाज के। पांचवी इसकी विशेषता ये है कि मूल्य जो होते हैं काफ़ी सीमा तक अस्थायी होते हैं, इनके प्रति व्यक्तियों की निष्ठा होती है और इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते मूल्य चले जाते हैं। तो सामाजिक मूल्य होते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। और जो अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सामाजिक मूल्य ही समाज में विभिन्न कार्यों के लिए प्रेरक अथवा चालक के रूप में भूमिका निभाते हैं, ये भी इसकी एक विशेषता जो है सामाजिक मूल्यों की होती है। तो इस प्रकार सामाजिक मूल्यों की विशेषता थी जो कि मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। 7वां नंबर प्रश्न है कि बजट बनाने के लिए आवश्यक बातें बताइए। बजट बनाने के लिए आवश्यक बातें क्या क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती हैं? यानी कि एक स्त्री को, एक गृहिणी को अपना बजट मेंटेन करना है, पारिवारिक बजट जो होता है उसको मेंटेन करना है, तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक बातें होती हैं ताकि उसका बजट मेंटेन हो सके, कम खर्चे में अधिक से अधिक उपयोगिता की पूर्ति हो सके, उसी को क्या को बोलते हैं। उसी प्रकार से यानी कि एक ब्यौरा बना लेना एक साल का, तो उसी को बजट बोलते हैं। परिवार में रह करके एक स्त्री के द्वारा बनाया गया जो एक प्रकार से लेखा जोखा होता है एक साल का या एक वर्ष का, उसी को बोला जाता है। तो बजट बनाने के लिए बहुत सारी आवश्यक बातें होती हैं, जैसे कि पहली बात, बजट बनाते समय पहली बात, बजट बनाने वाले व्यक्ति को परिवार की आयु का बिल्कुल ठीक ठाक ज्ञान होना चाहिए। तो उसकी जो अगर ठीक ठाक ज्ञान नहीं होगा तो बजट एक प्रकार से अच्छे तरीके से नहीं बन सकेगा। कौन कितना करेगा, कौन कितना खाएगा, इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर निर्धारित नहीं हो पाएगी अगर आयु निर्धारित नहीं होगी। तो बजट बनाने वाले व्यक्ति को परिवार की आय का और उसकी आयु का भी, यानी कि कितने कितने वर्ष के लोग रहते हैं घर में, इसका भी पता चलना चाहिए। और कितना आय हो रही जो है उसका, घर की कितनी कमाई हो रही, इन सभी बातों का ध्यान जो है मतलब उसका ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए। और किसी भी सदस्य को अपनी आय छुपानी नहीं चाहिए कि हाँ मेरी इतनी आती है, इसमें खुल करके सारी बातें बताएं। दूसरी बात यह है कि इसके बाद व्यय का निर्धारण करना चाहिए कि कितना व्यय है। पारिवारिक व्यय किसी भी स्थिति में आय से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर व्यय जो है आय से अधिक हो गई तो एक प्रकार से फिर पारिवारिक बजट जो होगा इस तरीके से नहीं बन पाएगा और सही तरीके से घर नहीं चल पाएगा। क्योंकि जब व्यय ज़्यादा है आय कम है तो पैसा भी नहीं रहेगा, तो कहाँ से चलेगा काम। तीसरी आवश्यक बात यह है कि परिवार के लिए आवश्यक सभी मदों को बजट में स्थान देना चाहिए तथा उसके महत्व की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ओके, ये बात भी ध्यान रखेंगे। वहीं चौथा उद्देश्य क्या है, तो बजट बनाने के लिए जो आवश्यक बात ये है, चौथी बात है कि बजट में व्यय का वितरण परिवार के विभिन्न सदस्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही करना चाहिए। किसी भी सदस्य की मुख्य आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। यदि त्रुटिवश ऐसा हो भी जाता है तो पारिवारिक कलह, अशांति, असंतोष की स्थिति आ सकती है। अगर जो है क्या होता है, सभी की आवश्यकताओं को अगर ध्यान में ना रखा गया, जैसे किसी की आवश्यकता कुछ है, किसी की आवश्यकता कुछ है, तो परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताएं जो होती हैं उसको पता होनी चाहिए। जब सभी की आवश्यकताएं पता होगी तो उसके हिसाब से सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो पैसे बजट के लिए निर्धारित किए जाएंगे, या फिर जैसे जितनी आय है जितनी व्यय है, जब आय से व्यय को माइनस करेंगे तो जो धनराशि बचेगी, जो रुपया बचेगा घर का, उसी में पूरा का पूरा घर चलाना रहेगा। तो इसीलिए ये चीज़ सभी की आवश्यकता है कि क्या किसकी आवश्यकता है इसके हिसाब से कार्य करें। पांचवी चीज़ क्या है कि एक बार बजट बना लेने के बाद भी समय समय पर उसका निरीक्षण तथा विश्लेषण करते रहना चाहिए।
जिससे बजट सदा ठीक तथा संतुलित बना रहे। यदि आवश्यकता समझे तो बजट में परिवर्तन भी किया जा सकता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, ये कुछ 5 बातें जो कि मैंने बताई है बजट बनाने समय, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, तो बजट बनाने के लिए कुछ आवश्यक बातें जो कि मैंने आपको समझा दी। आगे बढ़ते हैं। यानी एक स्त्री को बजट बनाना पड़ता है कि कितनी आय है घर की, कितना व्यय है, उसमें जो धनराशि बचती है उसी धनराशि में पूरे के पूरे साल के बारे में या पूरे के पूरे महीने का बजट अगर बनाना है तो उसी धनराशि में ही पूरे के पूरे घर की आवश्यकताओं की, घर के सभी सदस्यों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति उन्हीं पैसों में करनी होती है। इसीलिए बजट तैयार किया था ताकि जो है कम पैसे में लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताएं जो है उसकी पूर्ति की जा सके, इसीलिए बजट तैयार किया जाता है खास करके। तो ये गृह प्रबंधन की एक प्रक्रिया होती है बजट। ओके, 8वां प्रश्न आपके समक्ष पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि गृह प्रबंध के किन्हीं 3 उद्देश्यों को बताइए। तो भाई क्या क्या उद्देश्य हैं गृह प्रबंध के, तो आइए समझते हैं। अच्छा, आप देखेंगे कि चाहे भारत की बात की है तो भारत के हर परिवार के कुछ लक्ष्य होते हैं अपने कि हाँ हमको ये करना है, और जिन्हें सूझबूझ और अपने साधनों को ध्यान में रख करके निर्धारित किया जाता है कि हाँ किस हिसाब से हमको करना है, हमारे पास क्या है उसके हिसाब से हर परिवार का लक्ष्य होता है कि हमको ये चीज़ करनी है। ओके, और इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो परिवार होता है, यानी कि लक्ष्य होता है कि हमको ये करना है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही जो है गृह प्रबंध किया जाता है कि हमको उसी प्रकार से। तो इस लक्ष्यों की पूर्ति के लिए गृह प्रबंध की जो है व्यवस्था अपनाई जाती है। तो गृह प्रबंध जो होता है, ये जो प्रक्रिया होती है ये अनिवार्य होती है। अगर ये नहीं होगी तो जो लक्ष्य होते हैं वो भली भांति पूरे नहीं हो पाएंगे। तो गृह प्रबंध के द्वारा परिवार के जो है मुख्य रूप से कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है, कुछ लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। जैसे कि क्या है, तो पहला उद्देश्य क्या है गृह प्रबंध का, पहला उद्देश्य क्या है भाई, पहला उद्देश्य है कि परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। क्या, परिवार के सभी सदस्यों की जो आवश्यकताएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो लक्ष्य हैं उसकी पूर्ति की जा सके। ये जो है गृह प्रबंध का पहला उद्देश्य होता है कि सभी की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, सभी लोगों की, जितने लोग परिवार में रह रहे हैं। इसीलिए गृह प्रबंध की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ये एक उद्देश्य होता है कि सभी सदस्य जो कि परिवार में रहते हैं उनके सदस्यों की जो आवश्यकताएं उसकी पूर्ति की जा सके। दूसरी बात, पारिवारिक आय को सही ढंग से खर्च करना, यानी जो आय हो रही परिवार की उसको कैसे सही ढंग से कहाँ कहाँ पर खर्च करना है, इसका भी एक प्रकार से लेखा जोखा तैयार करना बजट के माध्यम से, ये भी जो है गृह प्रबंध का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो गृह प्रबंध के द्वारा या पारिवारिक आय को सही ढंग से खर्च करना ये गृह प्रबंध के द्वारा ही पता चलता है। ठीक है, और तीसरी वजह से बजट के माध्यम से पता चलता है कि सरकार की जो आय होती है, राष्ट्रीय आय होती है, उस राष्ट्रीय आय में से कितना धन कहाँ को जाएगा, सेना को जाएगा, कितना धन इसको जाएगा, कितना धन उसको। तो पहले में एक प्रकार से इतना पैसा हमारे पास है, हमने निकाल लिया कि हमारे पास जो है 100 रुपये का बजट है। 100 रुपये में हमको 50 रुपये फीस देनी है बच्चों की, 10 रुपये में हमको चॉकलेट लाना है, 10 रुपये में तेल लाना है, 10 रुपये में हमको मसाले खरीदने हैं, 10 रुपये में गेहूँ चावल लाना है, इसी प्रकार से 10 रुपये में और अन्य कार्य करने हैं। तो एक प्रकार से फिक्स होगा कि मुझे इतने इतने रुपये में इतने इतने कार्य करने हैं, तो सारा का सारा पैसा खर्च हो गया। अगर पहले में आप जो है 50 रुपया के बदले आप 100 रुपये फीस दिया हो कि एक्स्ट्रा एक महीने की, तो क्या हो जाएगा, आपका तेल नून जो हल्दी मिर्चा था वो नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए बजट पहले से फिक्स कर लिया आता है कि हमारे पास अगर 100 रुपये है तो इसी 100 रुपये में ही बच्चे की फीस भी निपटानी है, और घर में भी आप जो है नून तेल हल्दी मिर्चा जो कुछ भी है उसको भी पूरा करना है। तो ये भी एक प्रकार से क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। तो गृह प्रबंध का पहला उद्देश्य क्या होता है, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। दूसरा उद्देश्य होता है पारिवारिक आय को सही ढंग से खर्च करना। और तीसरा उद्देश्य होता है गृह प्रबंध का कि पारिवारिक वातावरण को अच्छा बनाना। क्या बनाना, पारिवारिक जो माहौल है, जो पारिवारिक वातावरण है, यानी कि जो फैमिलियर इन्वायरमेंट है उसको अच्छा बनाना, उसको गुड बनाना, ये जो है गृह प्रबंध का उद्देश्य है। ओके, तो गृह प्रबंध के 3 मुख्य रूप से उद्देश्य जो कि पूछे गए थे मैंने आपको समझा दिए। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। 9वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि नायलॉन व रेयान में क्या अंतर होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नायलॉन और रेयान में क्या अंतर होता है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। नायलॉन व रेयान में क्या अंतर होता है। तो
बात की जाए नायलॉन की, देखिए इनमें मुख्य अंतर होते हैं। जैसे पहला अंतर होता है नायलॉन और रियान में, जो नायलॉन होता है ये तंतु रासायनिक विधि के द्वारा निर्मित किया थे। नायलॉन जो है वो रासायनिक विधि से निर्मित तंतु होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन इससे बनाया जाता है। किसको? नायलॉन को। तो नायलॉन जो होता है, नायलॉन के तंतु रासायनिक विधि के द्वारा निर्मित होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है या उसके इसके द्वारा बनाए जाते हैं। ओके, बात की जाए रियान की, तो रियान की अगर बात की जाए भाई, रियान क्या होता है कि रियान जो तंतु होता है ये निष्क्रिय पदार्थ यानी सेल्यूलोज से बनते हैं। किससे बनते हैं? निष्क्रिय पदार्थ होता है सेल्यूलोज, उससे रियान बनते हैं। अगला जो अंतर होगा दोनों में, नायलॉन और रियान में, अगला अंतर है कि जो नायलॉन होता है ये शीत ऋतु के लिए उपयुक्त होता है। शीत ऋतु मतलब समझ रहे हैं ना? तो शीत ऋतु जो होती है उसके लिए नायलॉन के जो नायलॉन तंतु के वस्त्र जो होते हैं उपयुक्त होते हैं, ठीक ठाक होते हैं। जबकि रियान की बात की जाए, ये ग्रीष्म ऋतु गर्मी के लिए रियान के कपड़े जो होते हैं ये अच्छे माने जाते हैं, ठंडी के लिए नायलॉन के कपड़े अच्छे माने जाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। तीसरा अंतर क्या है? तीसरा अंतर जो है नायलॉन और रियान में वो ये है कि नायलॉन को शीघ्र नहीं मतलब कि नायलॉन को शीघ्र नहीं सूखता, जिससे ये कम भीगते हैं और शीघ्र सूख भी जाते हैं। मतलब कि जो नायलॉन होते हैं वो जल्दी नहीं सूखता है और कम भीगता है और जल्दी सूख भी जाता है कहीं ना कहीं पे। मतलब कि ये जल को जल्दी नहीं सोखता है, जिससे कि क्या होता है ये कम भीगते हैं और शीघ्र ही सूख जाते हैं। इसमें जो है ज़्यादा जल ग्रहण नहीं हो पाता है नायलॉन में। जबकि बात की जाए इसमें रियान में, तो रियान में क्या होता है, नमी का अवशोषण शीघ्र अथवा वापस सूखने में समय लगता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो रेयान जो होता है इसमें नमी बनी रहती है, अवशोषण जल्दी होता है, वापस सूखने में समय भी लगता है, क्योंकि ठंडी आप देखें गर्मी का कपड़ा होता है। ओके, वहीं चौथी बात ये है कि जो नायलॉन होता है ये सिकुड़ता नहीं है। नायलॉन जो होता है वो क्या होता नहीं, वो सिकुड़ता ही नहीं है। और रेयान जो होता है, और रियान चूँकि रियान के तंतुओं के वस्त्र सिकुड़ जाते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। पांचवा अंतर ये है रियान और जो है नायलॉन में, कि नायलॉन जो होता है, नायलॉन पर रगड़ने अथवा धुलाई क्रियाओं में विशेष फर्क नायलॉन के कपड़े पर नहीं पड़ता है। जबकि रियान के कपड़े की अगर बात की जाए, तो रियान के कपड़े पर धुलाई में सावधानी रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भीगने पर ये कपड़े जो होते हैं रियान के वो कमज़ोर प्रतीत होते हैं। इसीलिए भीगते मतलब कि जो भिगोते समय या छाँटते समय इसको या धुलते समय इस पर विशेष ध्यान देना पड़ता है रियान के कपड़ों पर। ओके, वहीं इसका छठवां अंतर होता है नायलॉन और रियान का, कि नायलॉन जो होते हैं धूप में काफ़ी समय तक रखे जा सकते हैं। तो नायलॉन के जो कपड़े होते हैं वो धूप में काफ़ी समय तक सुखाए जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं। जबकि रेयान के जो कपड़े होते हैं ये धूप में अधिक देर तक रखने से ये क्या हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, यानी गड़बड़ हो सकता है, यानी कपड़े ख़राब भी हो सकते हैं रेयान के, ज़्यादा देर धूप में अगर आप रखेंगे। तो एक प्रकार से रेयान और नायलॉन के बारे में जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आगे बढ़ा जाए और भी मुद्दों को समझने का प्रयास हम करते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखेंगे यहाँ पर इतने प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। केवल 2 प्रश्न आपको करने होते हैं कि कहाँ से, खंडसा से। 500 शब्दों में एक प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना पड़ता है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। 500 प्रश्नों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है और 2 प्रश्न करने होंगे आपको दीर्घ उत्तरीय से। देखिए ये प्रश्न आपके समक्ष आ रहे हैं और इन प्रश्नों के उत्तर मैं जो है आने वाले समय में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तब आपको पता चल जाए। तो और वीडियो आएंगी, मॉडल पेपर और भी आएंगे, उसमें और भी प्रश्नों से आपको अवगत करवाया जाएगा, उसके उत्तर को बताया जाएगा। तो परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखिए प्रश्न क्या है कि वस्त्र विज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र की विवेचना कीजिए। वस्त्र विज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको तो सबसे पहले वस्त्र विज्ञान की आपको परिभाषा देनी पड़ेगी, अर्थ बताना पड़ेगा। उसके बाद में उसकी विषय क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ जो है वस्त्र विज्ञान जो होता है, यानी कि एक प्रकार से जो क्लोथ जो साइंस होती है उसके बारे में आपको समझाना पड़ेगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, यानी क्लोथिंग के बारे में आपको समझाना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को समझाने का प्रयास आपको करते हैं। चलिए फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग कर दीजिएगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जो क्लॉथिंग होती है और टेक्सटाइल होती है, इसके बारे में यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि कताई किसे कहते हैं। कताई के विभिन्न प्रकारों
यांत्रिक एवं रासायनिक की विवेचना की, यानी कि कताई के जो यांत्रिक प्रकार होता है यंत्रों के माध्यम से और रसायन विधि से जो कताई होती है कपड़ों की, उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले कताई की परिभाषा और अर्थ बताना है, उसके बाद में इसके विभिन्न प्रकार के प्रकारों को, यानी कि यांत्रिक प्रकार और रासायनिक प्रकार के बारे में आपको बताना है। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि सिलाई मशीन की रचना तथा उसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। आपको सिलाई मशीन यहाँ पर बना करके भी उसके पुर्जों को डिनोट कर सकते हैं यहाँ पर, अगर समय बचता है। अगर नहीं है तो आप जो है नहीं बता सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके ऊपर क्या कितना टाइम आपके यहाँ पर बच रहा है, आपके पास है। सिलाई मशीन की रचना आपको करनी है यहाँ पर। वह सिलाई मशीन यहाँ पर आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि रचना करनी है, उसके विभिन्न भागों का वर्णन भी करना है। एक भाग का नाम लिखेंगे और उसका जो है वर्णन करेंगे, दूसरा कौन सा है उसका भी उसके बारे में कुछ बातें बताएंगे, ये चीज़ है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि मूल्य, लक्ष्य और स्तर का गृह प्रबंध में क्या महत्व होता है, तीनों का आपस में क्या संबंध होता है, समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सामाजिक मूल्य, सामाजिक लक्ष्य और जो है सामाजिक स्तर, इनका गृह प्रबंध में क्या महत्व होता है, तीनों का आपस में संबंध है। बहुत ज़्यादा महत्व होता है इन तीनों का गृह प्रबंध में, और आपस में भी संबंध होता है। अगला प्रश्न है कार्य सरलीकरण क्या होता है, कार्य सरलीकरण की तकनीकी सीखने की क्यों आवश्यकता होती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आ सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है लगातार परीक्षा में पूछे आते रहते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आप इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। और सोशियोलॉजी का भी लिखित मॉडल पेपर आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुका है। कल आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा। ओके, इस थंबनेल इस प्रकार से लगा होगा, आप लोगों ने देखा होगा इसको। तो इसी प्रकार से जो है हिंदी का भी हो चुका है, इकोनॉमिक्स का भी मॉडल पेपर हमने दे दिया है लिखित का। तो 4 मॉडल पेपर आपके हो चुके हैं। ओके, इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट ये भी जल्दी आ जाएंगे, परेशान मत होइएगा उसके लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इन सभी प्रश्नों की, तो यहाँ पर 9 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर मैंने बता दिया और 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको समझा दिया अच्छे तरीके से। आने वाले समय में और भी मॉडल पेपर मैं दूंगा और उसमें और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।